सरकार पर रहेगा फोकस, शिक्षा स्वास्थ्य पर बढ़ सकता है खर्च। संयुक्त किसान मोर्चा करेगा पंजाब विधानसभा का घेराव, मांगों पर दिया जाएगा जोर। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर हुई बहस का जवाब दिया। उन्होंने विधेयक के महत्व को बताते हुए कहा कि ये आपदाओं के प्रबंधन और बचाव के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय का मजबूत करेगा। अमित शाह ने इसके माध्यम से बेहतर संसाधन और रणनीतियों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया, जिससे आपदाओं से निपटने में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, एनडीआरएफ की 16 बटालियन कार्यरत है। आज एनडीआरएफ का जो ड्रेस है, मैं कलर कहूंगा तो थोड़ा तकलीफ आएगी, मगर कह ही देता हूं, एनडीआरएफ के भगवे कलर के कपड़े देखकर लोगों को शांति हुई कि ये आ गए, हम बच जाएंगे। और न केवल देश में, पूरे दुनिया में हमने एक काम किया है। और इसके अलावे मान्यवर, कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए। भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए कार्यक्रम बनाया गया। ग्लेशियर लेड आउटबर्स्ट फ्लड, इसके लिए भी कार्यक्रम बनाया गया। नागरिक सुरक्षा और प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का भी कार्यक्रम लिया गया। और मान्यवर, कई सारे एनडीआरएफ ने इंटरनेशनल अभियान भी किए हैं। मान्यवर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल उदाहरण 2005 में पहली बार आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। इसके तहत एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए का गठन किया गया। अब जब मैं एनडीएमए कहता हूं, तब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है। एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है। और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि पावर का केंद्रीकरण होगा। ये पूरे विधेयक को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इंप्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को है, जो राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए कहीं पर भी फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान करने की संभावना ही नहीं। इसके आर्थिक सहायता के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड और राज्य और जिला स्तर कोई फंड की रचना भी की है। मान्यवर, जो पक्षपात का बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, इसका मैं डिटेल में जवाब दूंगा, परंतु अगर पक्षपात होता है तो 2005 में यूपीए की सरकार के बनाए कानून के कारण होता है। मान्यवर, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर करीब 12 बजे आगरा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा राज्य के शासन की योजनाओं को बढ़ावा देने और जन कल्याण कार्यों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचने के बाद पहले राजा मंडी स्थित दिरियानाथ और मंदिर में आयोजित पूजा अर्चना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां वह धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और श्रद्धालुओं से मिलकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री जीआईसी के आयोजित सुशासन मेले में भी भाग लेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे और उनके अनुभव सुनेंगे। पूजा अर्चना और गौ सेवा करेंगे सीएम योगी। मैं आपको बताते चले कि योजनाओं के लाभार्थियों से भी मिलेंगे सीएम योगी। योजनाओं के लाभार्थियों से
मिलेंगे सीएम योगी, साथ ही सीएम का गोरखपुर और आगरा दौरा। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां मुख्यमंत्री का यह दौरा राज्य के शासन की योजनाओं को बढ़ावा देने और जन कल्याण कार्यों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने जनसामान्य से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याओं को गहरे से समझा। उन्होंने अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए कड़े निर्देश भी दिए। तो वहीं योगी ने जनता के बीच विश्वास और प्रशासन की जिम्मेदारी को मजबूत करने की भी बात कही। सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश। जनता की समस्याओं को सीएम योगी ने सुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की शिकायतें सुनी। वहीं जनसभा में सीधी बातचीत की और उनकी समस्याओं को गहरे से समझा और उन्होंने अधिकारियों को इन समस्याओं को शीघ्र समाधान के लिए कड़े निर्देश भी दिए। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उपस्थित रही। सम्मेलन में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों पर जोर दिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया, जो महिलाओं के लिए भलाई के लिए बनाई गई हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जिला उज्जैन के तहत विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने इन परियोजनाओं को जिले के विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं आपको बताते चले औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत, जहां सीएम शर्मा ने उद्यमियों से की बैठक, साथ ही उद्यमिता को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। आपको बताते चले उद्यमियों से अपनी समस्याओं और सुझावों को मुख्यमंत्री ने सामने रखा, जिन पर शीघ्र विचार करने का आश्वासन भी दिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने उद्यमिता को बताते चले उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के समर्थन का वादा किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर राज्य के उद्यमियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। वहीं उद्यमियों ने अपनी समस्याओं और सुझावों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिन पर शीघ्र विचार करने का आश्वासन भी दिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के समर्थन का वादा भी किया। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक की गई, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो वहीं बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की विधि, आपको बताते चले कि अवधि को बढ़ा दिया गया है, वहीं जो राज्य में कपड़ा उद्योग के विकास को और प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही वन टाइम सेटलमेंट योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे उद्योगों और व्यापारियों को राहत मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इन फैसलों को राज्य के विकास और रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया है। लिए गए हैं उसमें हमारे जो पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पानीपत में जब हम बजट पूर्व चर्चा करने के लिए वहां गए थे, तो वहां पर जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के लोग थे,
उन्होंने कुछ सुझाव हमें दिए थे। उन सुझावों को मानते हुए आज हमने कैबिनेट में फैसला किया है कि बैठक में जो हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि को अब हमने बढ़ा करके, क्योंकि वो समापन की ओर जा रही थी, 18 दिसंबर 2026 तक उसको कर दिया है, 1 साल के लिए, और उसको एक्सटेंड किया है। साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत जो प्रोजेक्ट मंजूर किए थे उनकी जो संख्या पर कैपिंग थी कि इतने प्रोजेक्ट के बाद आप उसको कर सकते हैं, उस कैप को भी आज हमने हटाया है। इस नीति में पहले यह प्रावधान था कि केवल 86 प्रोजेक्टों को ही मंजूरी दी जा सकती थी। अब ये कैप हटने से इसको ओपन कर दिया है, इसकी सीमा को हटा दिया है। अब इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कृषि के बाद टेक्सटाइल उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में धांधली के मामले में 16 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मंजूरी दे दी है। इनमें तत्कालीन जिलाधिकारी IAS अभिषेक प्रकाश, तत्कालीन ADM अमरपाल सिंह, 4 SDM, 4 तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। तो वहीं तत्कालीन DM अभिषेक प्रकाश को 20 मार्च को पहले ही निलंबित किया जा चुका था, जबकि शेष अधिकारियों का भी निलंबन तय माना जा रहा है। ये मामला तब सामने आया जब डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के अनियमितताओं की शिकायतें आईं। इस मामले में मंडलायुक्त की रिपोर्ट और कोर्ट ने आदेश पर राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे के तहत दी गई जांच में भूमि अधिग्रहण में धांधली की पुष्टि हुई। वहीं उन्होंने पेज में आपको बताते चले रिपोर्ट तैयार की, जिसे शासन को सौंपा गया था। रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और नियमों को ताक पर रखकर भूमि अधिग्रहण किया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अभिषेक मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जाहिर सी बात है कि अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां डिफेंस कॉरिडोर मामले में इनके ऊपर बड़ा घोटाला सामने आया था, उसमें अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया था। तो वहीं साथ में अब जो डिफेंस कॉरिडोर की भूमि का घोटाला है, उसमें भी अभिषेक के ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और न केवल अभिषेक पर, बल्कि उनके साथ साथ जो तमाम अधिकारी जो तत्कालीन ADM एडमिनिस्ट्रेशन थे, अमरपाल सिंह, SDM संतोष कुमार सिंह, शंभू शंकर सिंह, आनंद कुमार सिंह, तत्कालीन तहसीलदार विजय कुमार सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, उमेश कुमार सिंह और मनीष त्रिपाठी, साथ में तत्कालीन नायब तहसीलदार कविता ठाकुर, तत्कालीन लेखपाल रविशंकर, ज्ञान प्रकाश, तत्कालीन कानून गो रामेश श्याम, जितेंद्र सिंह व नैन्सी शुक्ला, इन तमाम लोगों के ऊपर भी निलंबन की कार्रवाई होने वाली है। और साथ साथ को ये बता दें, जो इनके बीच में एक बिचौलिया भूमि निकास जैन जो हुआ करता था, उसके जो तमाम जो खाते हैं उनको भी फ्रीज कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। और साथ में उसकी पत्नी के भी जो इतने खाते हैं उनको भी फ्रीज करने की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा जो घोटाला हुआ, घोटाले के बीच में जो बंदरबांट हुआ, इन सारी चीजों की परतें दर परत खुलती हुई नजर आ रही है। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में लगातार जो निलंबन की कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है। और अभिषेक प्रकाश, जो कि CM के सबसे ज्यादा करीबी लोगों में से जाने जाते थे, उनके ऊपर लगातार इस तरह से कार्रवाई हो रही है। उनका निलंबन तो किया ही गया है, साथ में तमाम और भी जो मामले हैं उसमें भी उनका संलिप्तता ढूंढी जा रही है। साथ में आपको यही बताता चलूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभिषेक प्रकाश जिन जिन जगहों पर DM रहे हैं, यानी कि बरेली में, शाहजहांपुर में, अलीगढ़ में, तमाम जगहों जहां वो DM रहे,
उनका चुनाव पर भी चीजें खंगाली जा रही है। क्या इनके द्वारा वहां पर कोई प्लॉट, मकान, जमीन या फिर संपत्ति, ये सारी चीजें खरीदी गई हैं, नहीं खरीदी गई हैं, ये सारी चीजों की भी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर इस बात को कहा जा सकता है 2005 कैडर के आईएएस अधिकारी जिनकी ऑल इंडिया रैंक 8 थी, वो अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। जो उन्होंने किया है, जो उनकी कारगुजारियां रही हैं, वो सारी धीरे धीरे करके उनके सामने आ रही हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है और वो किसी भी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जो इन्वेस्टर समिट था वो एक बहुत बड़ा चाम था इस सरकार के लिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, कि इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर आए। और उसी में जब किसी इन्वेस्टर को छाड़ा जाता है और वही इन्वेस्टर जाके मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लगाता है, बताता है कि बिचौलिए किस तरह से पूरे मामले में लिप्त थे और किस तरह से जो अभिषेक प्रकाश थे तो वही सारी चीजों में लिप्त थे। उसके बाद सीएम का डंडा चलता है और सीएम का डंडा चलता है इस तरह का नजर आता है जिसमें तमाम लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। जी, क्या घोटाले की कोई रकम का कोई अनुमान लगाया गया अभिषेक? देखिए, ये करोड़ों की रकम है, इसका अभी तक अनुमान तो नहीं लगाया गया है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो खाते हैं, जो खाते फ्रीज किए गए हैं, उसमें भी करोड़ों रुपए का लेना देना दिखाया गया है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन लेवल है वो करोड़ों रुपए का है। अब दूसरी बात यह है कि उसमें अभिषेक प्रकाश का कितना इन्वॉल्वमेंट है, अभिषेक प्रकाश के जो खाते हैं या अभिषेक प्रकाश से जुड़े हुए जो खाते हैं या उनके परिवार से जुड़े या रिश्तेदार नातेदारों से जुड़े हुए खाते हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है कि कहां कहां पर कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किया गया है। हालांकि एकमुश्त जो रकम है उसके बारे में अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये जांच का विषय है और जांच से पहले कुछ भी बोलना अतिशयोक्ति होगी। इसलिए इस बात में थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना होगा और इस बात को देखना होगा कि जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंचती है और उसमें कितने करोड़ का बंदरगाह सामने आता है। क्योंकि न केवल ये सिर्फ एक इन्वेस्टर था जिसने इस तरह की शिकायत करी, इस तरह के तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक शिकायत नहीं की है। हो सकता है, उम्मीद इस बात की भी जताई जा रही है कि तमाम और लोग हैं जो इन्वेस्टर समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और वो उत्सुक थे उस इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन जो बिचौलियों की भूमिका थी वो संदिग्ध थी। इस वजह से अब उन लोगों को भी खंगाला जा रहा है कि कुछ और लोग भी हो सकता है कि सामने आए और इन लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराएं। जी, अभिषेक, आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत अन्य अधिकारियों की संलिप्तता किस स्तर की पाई जा रही है? देखिए, सीधी सी बात है कि बड़ी मछली फंसती है तो बड़ी मछली के साथ साथ ही छोटी मछलियां, उसके जो कारिंदे होते हैं वो भी फंसते हुए नजर आते हैं। क्योंकि बगैर एक व्यक्ति इतनी बड़ी चीजों में घोटाला नहीं कर सकता है, उसके साथ में जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं वो भी सीधे तौर से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे और इसकी वजह से उन लोगों का भी नाम सामने आया है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, उस समय के एसडीएम जो प्रशासन थे, अमरपाल सिंह, एसडीएम संतोष कुमार सिंह, शंभू चरण सिंह, आनंद कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार, तत्कालीन तहसीलदार, उस समय के कानून को लेखपाल, इन तमाम लोगों का नाम सामने आया है और इन लोगों का नाम सामने आते ही इन लोगों के अंदर भी खलबली मच चुकी है, क्योंकि इन लोगों की भी अकाउंट फ्रीज करने की तैयारी चल रही है और साथ में इन लोगों को हो सकता है कि गिरफ्तार भी कर लिया जाए। जी जी, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि सेवारत कर्मियों के निलंबन की बात कही जा रही है, क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जो चीजें स्पष्ट होती भी नजर आएंगी, जब ऐसा लगेगा कि वो बाहर रहकर, यानी कि कानून के शिकंजे में रहने के बाद भी अगर वो कुछ टेम्परिंग करने की कोशिश करते हैं, जो साक्ष्य है उनको मिटाने का प्रयास करते हैं, इस तरह का अगर पुलिस को, एसटीएफ को इन सारी चीजों को लगता है तो उनकी गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित की जा सकती हैं। हालांकि अभिषेक प्रकाश को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि वो कहीं भी शहर और देश प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे और साथ में उनके खिलाफ अभी तक तो निलंबन की कार्रवाई की गई है और इन सारी चीजों की संस्तुति के बाद जब मुख्यमंत्री इन सारी चीजों की संस्तुति देंगे उसके बाद अभिषेक प्रकाश की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ईद पर बीजेपी देगी मुस्लिमों को सौगात, सौगाते मोदी में त्योहार का पूरा सामान। अब 32 लाख मुसलमानों को देगी सौगाते मोदी किट। इस अभियान की दिल्ली से होगी शुरुआत। किट में खाने पीने की चीजें, कपड़े, सेवई, खजूर, सेब, मेवे, चीनी, महिला पुरुषों के वस्त्र मिलेंगे। हर किट की अनुमानित लागत 500 से 600 रुपए। तो वहीं सौगाते मोदी त्योहार का पूरा सामान, हर किट की अनुमति आपको बताया अनुमानित होगी 600 से 500 रुपए। किट में खाने पीने की चीजें, कपड़े। ईद पर बीजेपी देगी मुस्लिमों को सौगात, सूखे मेवे, चीनी, महिला पुरुष के वस्त्र मिलेंगे। हर किट में अनुमानित लागत 500 से 600 रुपए। ईद
ईद पर बीजेपी देगी मुस्लिमों को सौगात, सूखे मेवे, चीनी, महिला पुरुषों के वस्त्र मिलेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। तो वहीं बघेल ने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि दिल्ली जाने से पहले सीबीआई की टीम रायपुर की भिलाई निवास पहुंच चुकी है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। भूपेश बघेल ने ट्वीट पर दी जानकारी। भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान, जहां भूपेश बघेल पर सीबीआई की जांच जारी। भूपेश बघेल पर यह सीबीआई की जांच जारी, साथ ही उनका बड़ा बयान आया सामने, जहां भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान, जिसे उन्होंने ट्वीट कर दी जानकारी। भूपेश बघेल पर सीबीआई की जांच जारी। तो वहीं उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देवभूमि में मदरसा जिहाद पर स्ट्राइक। आपको बताते चले, कट्टरता का अतिक्रमण, धामी का रण, अवैध मदरसों पर उत्तराखंड सरकार का एक्शन। अब तक 132 अवैध मदरसे सील। तो अब तक 132 मदरसे उत्तराखंड सरकार सील कर चुकी है। देवभूमि में मदरसा जिहाद पर स्ट्राइक। उत्तराखंड देवभूमि में मदरसा जिहाद पर स्ट्राइक, कट्टरता का अतिक्रमण, धामी का रण, अवैध मदरसों पर उत्तराखंड सरकार का एक्शन। तो वह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य दरबार की स्थापना मई माह में की जाएगी। राम दरबार में रोजाना 800 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। रामलला को 20 वर्षों तक सूर्य तिलक मिलेगा, जो इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा होगा। इस विशेष आयोजन के लिए श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए जारी किए जाएंगे। तो वहीं ये पास श्रद्धालुओं को राम दरबार में आने और पूजा अर्चना करने की अनुमति देंगे। वहीं प्रशासन ने इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं, ताकि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। तो वहीं उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी सुरक्षा को वापस लेने से इनकार कर दिया है। ये फैसला इस बात पर आधारित था कि पीड़िता को अभी भी खतरे का सामना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। अदालत ने माना कि पीड़िता की सुरक्षा की आवश्यकता बनी हुई है और उसे वर्तमान खतरे से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो वहीं इससे पहले पीड़िता की सुरक्षा हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर नकारात्मक फैसला दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि वह ऐसी स्थिति में सुरक्षा हटाने के पक्ष में नहीं है जब पीड़िता की जान को खतरा हो सकता है। तो वहीं लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एटीएस को आतंकी लजहर मसीह की कस्टडी रिमांड। वहीं 26 मार्च से 1 अप्रैल तक एटीएस की हिरासत में रहेगा मसीह। मोबाइल डेटा और बैंक खातों की होगी गहन जांच। लजहर के आतंकी संगठनों से कनेक्शन पर होगी पूछताछ। 6 मार्च को कौशाम्बी से किया गया था गिरफ्तार। एटीएस की टीम आतंकियों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी थी। वहीं आपको बताते चले, एटीएस की टीम आतंकियों के नेटवर्क को अब खंगालने में जुट चुकी है। वहीं एटीएस की टीम